हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आपको पता है दोस्तों, हमने गद्य भाग के अंतरा भाग 2 कक्षा 12 में गद्य भाग के 4 पाठ पढ़ लिए हैं, जिसमें प्रथम पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य शुक्ल, द्वितीय पाठ सुमरिनी के मन के आपका चंद्रधर शर्मा कुलेरी, तृतीय पाठ कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास, चौथा पाठ आपका फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संवदिया। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भीष्म साहिनी। ठीक है, तो ये इनका संस्मरण है दोस्तों। 3 प्रसिद्ध आदमी गांधी, नेहरू और यासिर अराफात के साथ में भीष्म साहिनी के मिलने पर उनके जीवन के कैसे कैसे अनुभव रहे, तो उन तीनों प्रसिद्ध आदमियों के अनुभवों का संग्रह भीष्म साहिनी ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 2015 के सेकंड ग्रेड में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इनका परिचय है, इनके परिचय में 3-4 बातें हैं जो सबसे मुख्य हैं, साहित्य की दृष्टि से भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों भीष्म साहिनी। इससे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हिंदी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यदि आप कहीं अच्छे ढंग से दोस्तों पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप अभी तक संशय में हैं कि हम कहाँ से एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, कहाँ से हम साहित्य पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन है वो हो जाए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदी हब के साथ में दोस्तों यदि आप जुड़ेंगे तो मैं दोस्तों और ज़्यादा प्रयास करूँगा। आपको पूरा का पूरा सिलेबस है दोस्तों, वो आपको मुफ्त में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपके साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ दोस्तों, और आप भी पढ़िए, साथ में पढ़ते हैं दोस्तों मिल कर के, जिससे कि आपका बिल्कुल, आप देखिए, एक आप पाठ पढ़ के देखिए और एक आप यूट्यूब पर कहीं भी जा कर के पाठ पढ़ के देखिए, आपको अंतर है वो आपको दिखाई दे जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको क्लियर करते हुए साथ में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने दोस्तों ऐसी ऐसी कोचिंग्स देखी हैं जहां पर ये कह दिया गया है कि आप 9 से लेकर के 12 तक की किताबों को तो आप ही पढ़ लेना। बताइए किस बात की फ़ीस ले रहे हैं, जबकि इन पाठों का दोस्तों आपका आधा आपका सिलेबस है, आधा आपका वेटेज है नंबरों का इन किताबों का। फिर भी 180 नंबर का दोस्तों आपकी ग्रामर और केवल किताबें आएंगी, जिसमें ग्रामर के 20, 25, 30 क्वेश्चन मान लीजिए। बताइए, 60 क्वेश्चन आपकी किताबों में से 50, 55, 60 क्वेश्चन आपकी किताबों से आने वाले हैं। तो आपका लगभग दोस्तों 1/3 सिलेबस है वो आपकी ये किताबें हैं, तो आप किताबों को हल्के मत लेना। ठीक है, आप यदि खुद पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए दोस्तों। मेरा ये नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़िए, कहीं से भी दोस्तों पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। टेंशन करने से और भ्रम में दोस्तों जीने से कुछ नहीं होगा। आप कन्फ्यूजन में इसमें मत रहिए कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं रहें, किस पे विश्वास करें। यदि आपके साथ में ऐसी स्थिति है तो आप हिंदी हब पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही दोस्तों आपकी ये किताब है मैं करा दूंगा, 3-4 दिन के अंदर अंदर ये किताब है आपकी समाप्त कर दूंगा। आपके 4 पाठ हो गए, 5वां पाठ ये चल रहा है, 2-3 पाठ हो रहे हैं गद्य भाग के, वो भी दोस्तों समाप्त हो जाएंगे कल तक। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं तो 2-2 वीडियो डाल सकता हूँ, आप पढ़िए तो सही पहले, मैं 2-2 वीडियो भी डाल सकता हूँ। फिर आपके पद्य के पाठ पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक वीडियोज में दोस्तों एक पाठ, तो आपकी किताबें हैं दोस्तों, वो आपकी 1 महीने में आपकी किताबें हो जाएंगी। साथ में आपका हिंदी साहित्य चल रहा है, 1-1.5 महीने में आपका हिंदी साहित्य हो जाएगा। काव्य शास्त्र है, 10 दिन का आपका काव्य शास्त्र है। ठीक है, फिर आपकी स्नातक लेवल की है, जिसमें मैंने आपकी लहरों का राजहंस है वो आपका पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आ जा करके उसको पढ़िए। आपके उसने कहा था कहानी है वो पढ़ा दी है। ठीक है, 3 कहानी है आपकी, 3 वीडियोज की 3 कहानी है। ठीक है, आपके फिर आनंद है सर्ग, कुरुक्षेत्र सर्ग है, एक वीडियोज में वो हो जाएगा। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। ग्रामर है दोस्तों, ग्रामर भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप शुरू से ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, हर परीक्षा में आप ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं भीष्म साहिनी को। भीष्म साहिनी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। रावलपिंडी अब पाकिस्तान में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन
स्कूल में किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तदुपरांत पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। देश विभाजन से पूर्व इन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद ऑनररी अध्यापन का कार्य किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता इप्टा नाटक मंडली में काम किया। मुंबई में बेरोजगार भी रहे, फिर अंबाला के एक कॉलेज में, एक खालसा कॉलेज में, अमृतसर में अध्यापन से जुड़े। कुछ समय बाद स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन किया। लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के पद पर कार्य करते रहे। तो ये आपको इनकी बातें ध्यान रखनी है कि विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में किसने अनुवादक के रूप में कार्य किया। तो 4 विकल्प यदि आपको दे दे तो वहाँ पर उत्तर हो जाएगा भीष्म साहिनी। रूस प्रवास के दौरान रूसी भाषा का अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद इनकी विशेष उपलब्धि रही है। यानी रूस की आपकी राजधानी है मॉस्को, तो मॉस्को में आप जुड़े रहे तो रूस प्रवास के दौरान रूसी भाषा का अध्ययन किया और उसकी लगभग 1 दर्जन पुस्तकों का है वो अनुवाद किया था। लगभग 2.5 वर्षों तक नई कहानियों का कुशल संपादन किया। नई कहानियाँ आपकी एक पत्रिका है जो कि कहानी से संबंधित है, उसका संपादन भी भीष्म साहिनी ने किया था। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा एफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी समृद्ध रहे थे। एक आपका दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ है, ठीक है, और एक आपका अफ्रो एशियाई लेखक संघ है, जहाँ पर ऐसे भारतीय हैं जो अप्रवासी भारतीय थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर आपके जैसे आपके जो कैरिबियाई द्वीप समूह पर ले जाए गए थे। तो वहाँ के जो लेखक हैं दोस्तों, इनका एक मिला हुआ संघ है अफ्रो एशियाई लेखक संघ, तो उससे भी ये जुड़े हुए रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राग, पटरियाँ, बांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन कहानी संग्रह हैं। झरोखे, कड़ियाँ, तमस दोस्तों इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो भारत विभाजन को रेखांकित करता है। बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर, ये इनका आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इनका एक नाटक है प्रसिद्ध, हानूस और कबीरा खड़ा बाजार में। बसंती, तमस, मैयादास की माड़ी और नीलू, नीलमा, नीलोफर, ये इनका दोस्तों प्रसिद्ध इनके उपन्यास हैं, ठीक है। एक इनकी दोस्तों कहानी आती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो कहानी आपकी चीफ की दावत, ठीक है। तो यदि आपसे आ जाए साहित्य में अंतर्गत कि चीफ की दावत कहानी है, उसके रचयिता कौन है, तो वो है आपके भीष्म साहिनी। और साहित्य जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ही। तमस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साहित्यिक अवदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली ने उन्हें शलाका सम्मान से सम्मानित किया। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग विषय को आत्मीयता प्रदान करता है। पाकिस्तान के लाहौर में प्रकाशित पैदा हुए थे, रावलपिंडी में। उनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सौंधी महक भी महसूस की जा सकती है। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देते हैं। संवादों का प्रयोग वर्णन में ताजगी ला देता है। अब पढ़ते हैं इनका संस्मरणात्मक। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, उनकी आत्मकथा आज के अतीत के अंश हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये आत्मकथांश हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ही इन संस्मरणों का जिक्र किया है, जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण होता है यदि आप पिछली स्मृतियों में जाकर के किसी के अपने मेल मिलाप का, किसी के साथ में हमारा कैसा रहा, उसका व्यवहार कैसा था, मेरा व्यवहार, तो उनको यदि आप जब किसी भी लेखनी से आपको कलमबद्ध करते हैं दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका संस्मरण। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ और फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी कि सेवाग्राम में तो आपके गांधी जी के साथ में रहे थे, उनका सानिध्य प्राप्त किया। कश्मीर में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का सानिध्य प्राप्त किया और फिलिस्तीन जब ये गए थे तब इन्होंने यासेर अराफात का समय है वो व्यतीत किया था।
प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस और पठनीय बन पड़ा है, क्योंकि भीष्म शाहिनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। राष्ट्रीयता की बात की गई है, इसके अलावा आपकी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री हमको रखनी चाहिए, वो यासिर अराफात के माध्यम से बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। अब देखते हैं हम इनका कि गांधी के साथ में पहले इनका क्या है वो संस्मरण रहा है, उनके साथ में इन्होंने किस प्रकार से सानिध्य है प्राप्त किया है, वो हम बात करते हैं। उन दिनों मेरे बड़े भाई बलराज साहनी, ये दोस्तों आपके बलराज साहनी हैं, ये फिल्मों में बॉलीवुड में आपके बहुत ही आपके निर्देशक रहे हैं। ठीक है, इनके ही छोटे भाई हैं भीष्म शाहिनी। उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे, जहां वह नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवाग्राम है वो कब गया था, जो आपके गांधी से मुलाकात है वो कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका हरिपुरा अधिवेशन का जिक्र यहाँ पर कर दिया है। तो 1938 की बात ही, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो आपके जीके के लिए भी ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है। कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी, वहाँ से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम का फासला इक्के या तांगे पर बैठकर तय करना होता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2015 के सेकंड ग्रेड में आया था। उस समय आपकी पता है NCERT ही लगी हुई थी, उसके बाद में आपकी RBSC आ गई और उसके बाद में फिर से NCERT अब आ गई है। तो ये क्वेश्चन आ गया था कि वर्धा से सेवाग्राम की जो दूरी है वो कितनी थी, तो वो थी 5 मील। और बहुतों का क्वेश्चन ये गलत हुआ था। मैं देर रात सेवाग्राम पहुंचा। एक तो सड़क कच्ची और इस पर घुप अंधेरा था। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमारे अभी तक बड़े भाई का नाम क्या था, बलराज साहनी था। कौन सी पत्रिका का संपादन कर रहे थे, नई तालीम पत्रिका के सह संपादक थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है अब कितनी दूरी थी, 5 मील की दूरी थी। इसके अलावा ये कब की बात है, 1938 के बाद ही। तो ये 4 क्वेश्चन ही यहाँ से अभी तक बन पा रहे हैं। रात देर तक हम बतियाते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्राय 7 बजे घूमने निकलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है गांधी जी कितने बजे निकलते थे, 7 बजे। इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह जाएंगे, कोई भी उनके साथ जा सकता है। तुम भी मन आए तो चले जाना। मैं सकुचाया। मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूँ, तुम भी साथ चलो, मैं तो रोज़ उन्हें देखता हूँ। भाई ने करवट बदलते हुए कहा, फिर बोला अच्छा चलूँगा। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा और कच्ची सड़क पर आंखें खड़े गांधी जी की राह देखने लगा। ऐन 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। उन पर नज़र पड़ते ही मैं पुलक उठा। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसे उन्होंने चित्रों में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी परिचित सी लगी। यानी कि ये भीष्म शाहिनी जी के जब युवा थे उस समय की बात है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने गांधी को देखा नहीं था, चित्रों में ही देखा था। तो ये कह रहे हैं जैसे ही मैंने गांधी को देखा तो वे हूबहू वैसे ही लग रहे थे जिस प्रकार चित्रों में दिखाई देते हैं। बलराज अभी भी बेशुद्ध सो रहे थे। हम रात देर तक बातें करते रहे थे। मैं उतावला हो रहा था। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने झिझोड़कर उसे जगाया। उठो यार, गांधी जी तो आगे भी निकल गए। मैंने तो कहा था तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। मैं अकेला कैसे जाता। जिस समय हम बाहर निकले गांधी जी की पार्टी काफ़ी दूर जा चुकी थी। चिंता ना करो, हम उनसे जा मिलेंगे। वापसी पर उनके साथ ही होंगे। आखिर हम कदम बढ़ाते कुछ ही देर उनसे जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। मेरा भाई है, कल ही रात पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया, गांधी जी ने हंसकर कहा। नहीं बापू, यह केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने 2-1 को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थीं। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे, जिन्हें कि गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। मैं कभी आसपास देखता, कभी नज़र नीचे किए ज़मीन के गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ। फिर ऐसा ही मुझे सूझ गया, आप बहुत पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे।
मैंने कहा। गांधी जी रुक गए, उन्होंने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में चमक सी आ गई। मुस्कुरा कर बोले, याद है मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रावलपिंडी की बात आने पर गांधी जी किसके बारे में परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, किसके बारे की पूछते हैं? तो मिस्टर जॉन के बारे में। मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था, वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे, मुस्लिम सज्जन थे, संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमने थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई का मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ आए और उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। और उन्होंने एक बार जो सुनाना किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले आए। किसी वक्त गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे, लगता अपने आप से बातें कर रहे हों, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हों। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। तो ये दोस्तों आपके भीष्म साहिनी है। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लगभग, कि लेखक है वो सेवाग्राम में कितने दिनों तक रहा? 21 दिन या 3 सप्ताह है। अक्सर ही प्रातः उस टोली के साथ हो लेता, शाम को प्रार्थना सभा में पहुंचता, जहां सभी आश्रमवासी तथा कस्तूरबा एक ओर को पालथी मारे अपनी दोनों हाथ गोद में रखे बैठी होती। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती थी। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीव्र वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता था। लगभग मील भर के घेरे में बार बार गांग बजाता आगे बढ़ता जाता। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो गांग बजाता था। गांग की आवाज़ हमें दिन में अनेक बार कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर से सुनाई देती रहती थी। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती, जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक ओर को बैठ जाता। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आज़ाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ी में से छलांग लगाई और निकल भागने में सफल हुए। फिर गुमनाम रहकर वर्षों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वहाँ पर मीरा वेन थी। खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे। कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू आए थे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। उनके रहते यह नहीं लगता था कि सेवाग्राम दूर पार का कस्बा हो। एक दिन दोपहर के समय में आश्रम के बाहर निरुद्देश्य सा ठहल रहा था, जब सड़क के किनारे एक खोखे के पीछे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊँगा, बापू को बुलाओ। मैंने उस ओर कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का लड़का, जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था, हाथ पैर पटक रहा था। मैं और हाँफता हुआ बार बार कही जा रहा था, मैं मर जाऊँगा, बापू को बुलाओ। 2-1 आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक आश्रमवासी जान पड़ता था। अरे कुछ तो बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? वैद्य को बुलाएं। बापू, बापू को बुलाओ, लड़का बार बार दोहराई जा रहा था। बापू आ नहीं सकते, जरूरी मीटिंग चल रही है। पर लड़का बराबर चिल्लाई जा रहा था, हाथ पांव पटक रहा था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लड़का है जो बीमार होने पर वो किसको बुलाने के लिए कहता है? तो वो बापू को बुलाने के लिए कहता है। आश्रम की प्रदक्षिणा है वो कौन करता था? तो वो एक जापानी भिक्षु करता था। इतने में मैंने आंखें उठाकर देखा तो गांधी जी चले आ रहे थे। दोपहर का वक्त था। वह भी नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांघ रहे थे। आ गए बापू, आ रहे हैं, आश्रमवासी ने कहा, जिस पर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बापू मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, और दाएं बाएं सिर झुलाने लगा। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की ओर उनकी नज़र गई। उस पर हाथ फेरा, बोले, ईख पीता रहा है, इतनी ज़्यादा पी गया, तू तो पागल है। कुछ देर तक तो गांधी जी उनके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे, फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोले, इधर नीचे उतरो, मुंह में उंगली डालकर कह कर दो, चलो। और कहते हुए हंस पड़े, तू तो पागल है। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाली के किनारे बैठकर गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखे झुके रहे। थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह हाँफता हुआ बैठ गया। अब इधर खोखे में आकर लेट जा। कुछ देर चुपचाप लेटा रहे। कुछ देर तक गांधी जी उसके पास खड़े रहे। फिर आश्रमवासी को कोई हिदायत सी देकर मुड़ गए और हंसते हुए तू तो पागल है कहकर मैदान पार करने लगे। गांधी जी के चेहरे पर लेश मात्र भी क्षोभ का भाव नहीं था। वे हंसते हुए चले गए थे। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उनके
उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे। संभवतः वह दिक्क के मरीज थे। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते थे। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता था। मैं समझता हूँ गांधी जी की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। यह गांधी जी का रोज का नियम था। अब गांधी जी के सानिध्य तो इनका हो गया है। अब बात होगी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की कि उनके साथ में इनका है वो मेल मिलाप कैसा रहा था। तो यह भी लगभग उसी समय की बात रही होगी, यानी कि 1938 के आसपास की। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीराग दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजारों कश्मीर आदमी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था। ये आपके नेहरू हो जाएंगे। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था वह मेरे फुफेरे भाई का था और भाई के आग्रह पर मैं पंडित जी की देखभाल में उनका हाथ बटाऊं मैं भी उस बंगले में पहुंच गया था। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते। शाम को जब बंगले में खाने पर बैठते तो लोगों के साथ मैं भी जा बैठता, उनका वार्तालाप सुनता। नेहरू जी को नज़दीक से देख पाने के लिए यह मेरा सुनहरा मौका था। उस रोज खाने की मेज पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठ लोग बैठे थे। शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू पंडित नेहरू की पत्नी हैं, उनके पति। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच में बहस हो गई। एक बार तो जवाहरलाल जी बड़ी गर्मजोशी के साथ तुनक्कर बोले, मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। रामेश्वरी चुप रहीं। शीघ्र ही जवाहरलाल नेहरू ठंडे पड़ गए और धीरे से बोले, आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। और उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी कह सुनाई। तो आपसे पूछा सकता है जब कि नेहरू जी ने जब बहस हो गई थी, नेहरू जी ने किस लेखक की कहानी है वो सुनाई, तो अनातोले की सुनाई कहानी इस तरह है कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर नट रहा करता था जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी और अब बड़ी उम्र का हो चला था। क्रिसमस का पर्व था। पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे, हाथों में फूलों की गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में जा रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताशा खड़ा था क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता। ना तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और ना ही फटेहाल को कोई गिरजे के अंदर जाने देगा। सहसा ही उसके मन में यह विचार कौंध गया कि मैं उपहार तो नहीं दे सकता, पर मैं माता मरियम को अपने कर्तव्य दिखाकर उसकी अभ्यर्थना यानी कि पूजा है वो कर सकता हूँ। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ। जब श्रद्धालु चले जाते हैं तो गिरजा खाली हो जाता है। बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है, कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य दिखाने लगता है। गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद हैं। कभी सिर के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह के अंग चालन करते हुए बड़ी तन्मयता के साथ एक के बाद एक कर्तव्य दिखाता है, यहाँ तक कि हाँफने लगता है। उसके हाँफने की आवाज़ कहीं बड़े पादरी के कानों में पड़ जाती है। यह समझकर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया है, गिरजे को दूषित कर रहा है, कहता हुआ गिरजे के अंदर आता है। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा होकर सबसे चहेता कर्तव्य बड़ी तन्मयता से दिखा रहा था। यह दृश्य देखते ही बड़ा पादरी तिलमिला उठता है। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। आग बबूला वह नट की ओर बढ़ता है और उसे लात जमाकर गिरजे के बाहर निकाल दे। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा है तो क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिली। माता मरियम अपने मंच पर से उतर आई हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंची हैं और अपने आंचल से हाँपते हुए नट के माथे का पसीना पहुँचती हैं और उसके सिर को बहलाने लगी हैं। यह कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति दत्तचित होकर सुन रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और फुफेरे भाई टिके हुए थे। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे चरखा कात रहे हैं। उनकी पीठ दरवाजे की
और थी। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा कि बरामदे में तिपाई पर अखबार रखा था। मैंने अखबार उठा लिया, बरामदे में खड़ा नज़रसानी करने लगा, यानी कि नज़र से देखने लगा। मैं अभी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। उन्हें उस रोज़ के साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो जाना था। कहाँ जाना था? पहलगाम के लिए। अखबार मेरे हाथ में था। तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूझी। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूँगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे। कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने हो जाएगा। नेहरू जी आए, मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक ओर को खड़े रहे। वह शायद इस इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। मैं अखबार की नज़रसानी क्या करता, मेरी तो टांगें लरजने लगी। डर रहा था कहीं नेहरू जी बिगड़ ना उठें। फिर अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं भी एक नज़र देख सकता हूँ? सुनते ही मैं पानी पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। पाठ परिचय में आपने पढ़ा कि ये प्रगतिशील लेखक संघ, जिसकी स्थापना आपके 1935 में, प्रथम अध्यक्ष थे आपके मुंशी प्रेमचंद, लखनऊ में हुआ था इसका पहला अधिवेशन, तो उसके आपके अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा ये अफ्रो एशियाई लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। कार्यकारी मंत्री के पद पर सक्रिय था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। कहाँ पर हुआ था? ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में। तो ये आपका क्वेश्चन है। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेसर, नई कहानी आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई कमलेसर ने। जोगिंदर पाल, बालू राव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदि थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। ट्यूनिस में उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। ये आपसे पूछे कि लोटस का संपादकीय कार्यालय कहाँ था, तो ट्यूनिस में ही। एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज चल बसे थे। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था। ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधि में भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, केवल यह कहकर चले गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। वहाँ पहुँचे तो बड़ी झेप हुई। हमारे पहुँचने पर यासिर अराफात अपने 2 साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर लिवा ले गए। संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोलकर ना बताया हो कि वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुंचते तो सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी और कुछ एक फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। कुछ एक को मैं पहले मिल चुका था। हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था जो लगभग आधे मेज को घेरे हुए था। मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए जहां चाय पान का प्रबंध था। यासिर अराफात हमारे साथ बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। एक बार मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन किसने कहा था कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, तो ये गांधी के बारे में यासिर अराफात ने कहा था। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था। अराफात हमें फल छील छील कर खिला रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे। साथ ही साथ इधर उधर की बातें चल रही थी। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में, शहद की उपयोगिता के बारे में। शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान
से उनके साथ बतिया रहे थे। जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह से उठा, यह अनुमान लगाकर कि गुसलखाना कमरे के पास गलियारे में होगा। मैं सीधा कमरा लांग गया। मेरा अनुमान ठीक निकला, गुसलखाना वहीं पर था। पर मेरी झेप का अंत नहीं था। जब मैं गुसलखाने से बाहर निकला तो यासिर अराफात तौलिया लेकर हमारे लिए खड़े थे। इससे पता चलता है कि दोस्तों तीनों ही संस्मरणों से हमें पता चलता है कि जितने बड़े लोग होते हैं वो कितने ही विनम्र और वास्तविकता में उनका क्या व्यवहार होता है। कोई बड़ा वैसे ही नहीं बन जाता जब वो नीचे से दोस्तों धरातल से जब वो उठता है ना, तब ही दोस्तों कोई आदमी बड़ा हो पाता है। क्योंकि पेड़ दोस्तों वही ऊंचा जाता है जिसकी जड़ें जितनी नीची होंगी। तो तीनों नेताओं के माध्यम से ही दोस्तों आपकी एक मानवता की, ठीक है, एक विनम्रता की झांकी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके अंतर्राष्ट्रीय बंधुता की बात है वो यहाँ पर की गई है फिलिस्तीन के माध्यम से, कि साम्राज्यवादी तख्तियों ने किस प्रकार से फिलिस्तीन पर दबाव है वो बनाए रखा था और उस समय किस प्रकार भारत ने फिलिस्तीन के साथ में सहानुभूति रखी, उसका सहयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नेताओं ने फिलिस्तीन का है वो साथ दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन फिलिस्तीन के बारे में बन जाएंगे कि लोटस का संपादक कार्यालय वो कहाँ था, वो आपके ट्यूनिस में था। ठीक है, लोटस के संपादक कौन थे, फैज अहमद फैज थे, जिनका पहले निधन हो चुका था। ठीक है, और ये आपके कार्यकारी महामंत्री के पद पर थे ही ट्यूनिशिया में। अफ्रो एशियाई लेखक संघ कहाँ था, ट्यूनिस में ही था। वहाँ के नेता कौन थे, वहाँ के नेता गांधीदार ये यासिर अराफात थे। ठीक है, किस प्रकार से तय किया कि फल छील कर खिलाना, शहद की चाय बनाकर खिलाना और गुसल खाने के बार में तौलिया लेकर के खड़े होना। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पर वो हो जाएंगे दोस्तों। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। ये किससे लिया गया है, तो ये आपके गांधी, नेहरू, यासिर अराफात, भीष्म साहनी से लिया गया है। लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था, देख लो। मैंने पूछा ना कब का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो 1938 में जब लगभग हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तब ही लेखक है वो सेवाग्राम गया था अपने भाई के यहाँ पर 21 दिनों के लिए, यानी 3 सप्ताह के लिए रुकने के लिए। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा, चले ही थे, उसमें बातचीत की थी। ठीक है, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है, राजेंद्र प्रसाद आ गए साहब, मीरा का जिक्र किया है, इसके अलावा पृथ्वी प्रताप सिंह आ गए थे साहब। ठीक है, तो इनका है वो जिक्र उन्होंने किया है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था, बहुत ही अच्छा व्यवहार था, उन्होंने केक करवा दी। ठीक है, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था, डल जी से लेकर के आपके सदर, मतलब बहुत ही अच्छा स्वागत है उन्होंने किया था। आपसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमको तथ्य पकड़ने हैं कि कहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बन सकता है। अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है, बहुत ही विनम्रता की विशेषता है प्रकट होती है। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण समर्पण भरा क्यों था, अराफात, क्योंकि फिलिस्तीन है वो अफ्रो एशियाई लेखक संघ था, भारत के साथ उसके संबंध अच्छे थे, इसीलिए फिलिस्तीन पर साम्राज्यवादी ताकतों का है वो जोर चल रहा था, इसीलिए भारत ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया था। अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए, फल छील करके खिलाना, शहद की चाय बनाकर खिलाना और तौलिया लेकर के खड़ा होना। 3 घटनाओं का दोस्तों आपका जिक्र हो जाएगा। अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने आदरणीय जितने आपके लिए, क्योंकि फिलिस्तीन में आपका सहयोग कर रहे थे वो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला था। इसके अलावा आपके 11, तो यहाँ पर आपके भीष्म साहनी की रचनाएं दोस्तों, तमस, मेरा भाई बलराज। ठीक है, तो गांडा है वो बाजू और गले में पहने जाने वाले ताबीज या काला धागा। ठीक है, इसको ताबीज भी बोलते हैं, गांडा भी बोलते हैं। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा, घुप माने गहरा अंधेरा। ठीक है, झिझोड़कर पकड़कर जोर से हिलाना। पालथी यानी कि बैठने का एक क्रम जिसमें दाहिने यानी पालथी, अब आलती पालथी मार करके बैठना जानते हैं। चीवर यानी वस्त्र पहनावा, बौद्ध भिक्षुओं का ऊपरी पहनावा। क्षोभ माने रोष, असंतोष। रुग्ण माने बीमार, अस्वस्थ। दिक माने तपेदिक। लब्ध प्रतिष्ठ माने प्रसिद्ध प्राप्त। अभ्यर्थना माने प्रार्थना या निवेदन। दत्तचित माने जिसका मन किसी कार्य में अच्छी तरह से लगा हुआ हो। लरजना माने कांपना या हिलना। नजरसानी माने पुनर्विचार, पुनरीक्षण यानी नजर डालना। सदर मुकाम माने राजधानी। ठीक है, फिलिस्तीन की राजधानी कौन सी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिलिस्तीन की राजधानी आपकी सदर मुकाम। आंखों में चमक आना, प्रसन्न होना। आंखों में चमक आना, प्रसन्न होना। हाथ पैर पटकना, बेचैन होना, तड़पना। पेट पालना, गुजारा करना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। आंखें गाड़ना, एक जगह पर नजर टिकाना। पुलक उठना, प्रसन्न हो जाना। घेर लेना, अपनी ओर कर लेना। तिलमिला उठना, कष्ट या पीड़ा से
विकल हो जाना, एक नज़र देखना, अवलोकन करना, ध्यान से देखना, चल बसना, दिवंगत हो जाना। तो दोस्तों आपके प्रत्येक पाठ के बीच में पीछे पीछे आपके बहुत सारे ऐसे शब्द आ रहे हैं जो कठिन शब्द हैं, आपसे दे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो यहीं से आपके शब्द उठाए जाएंगे। और इसके अलावा आपके मुहावरे आ रहे हैं, लोकोक्तियाँ आ रही हैं, तो वो मुहावरे लोकोक्तियाँ भी दोस्तों यहीं से आपकी किताबों में से उठा ली जाएंगी। तो आपको हर चीज़ है दोस्तों वो आपकी किताबों में आपको बहुत ज़्यादा, आप यूँ मत समझिए कि 60 क्वेश्चन है तो 60 ही क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन का आपका साहित्य की भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। जो भी आपकी रचनाएं पूछी जाएंगी वो आपकी इन्हीं किताबों में दी हुई हैं, उन्हीं से पूछी जाएंगी। तो मैं तो यूँ कहता हूँ भाई साहब 100 क्वेश्चन आपके इन किताबों से आने वाले हैं। ठीक है, गुलेरी जी की रचना पूछ ले अवाल, उसने कहा था तो पूरी उसने कहा था यहाँ में है। ठीक है, भीष्म साहिनी की तमस पूछ ले कि तमस किसका उपन्यास है, तो भीष्म साहिनी का है, वो आपकी इस किताब में है। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप किताबों को दोस्तों ढंग से 100% पढ़ लेंगे तो आपका बहुत कुछ दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके केवल किताब पढ़ने से आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ग्रामर के बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहीं से उठाए जाएंगे। तो लगभग आपके 80-90 से 100 क्वेश्चन आपकी किताबों से होंगे दोस्तों। ठीक है, 20 नंबर की आपकी शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी और 30 एक क्वेश्चन आपकी काव्य शास्त्र अलग से होंगे। काव्य शास्त्र भी आपका दोस्तों यहीं से आ जाएगा, जैसे आप पद्य पढ़ेंगे उसमें कौन सा अलंकार है वो वहीं से दोस्तों आपकी छंद हैं, वहीं से आपकी लाइनें हैं वो उठाई जाएंगी। तो आपको किताबों को दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अध्ययन करना है। तो आज की आपको ये क्लास है वो कैसे लगी कमेंट में करके बताना। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।